हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। लगातार अपनी क्लास चल रही है मेवाड़ का इतिहास की। मेवाड़ के इतिहास में हमने लास्ट टाइम कल देखा था मोकल के बारे में। मोकल के बारे में हमने कल कुछ देखा। मोकल की हत्या हुई थी जीलवाड़ा राजसमंद में। जीलवाड़ा राजसमंद में, जीलवाड़ा एक जगह है जो राजसमंद में पड़ती है। यहाँ मोकल की हत्या चाचा और मेरा नाम के दो व्यक्ति थे, उन्होंने कर दी थी। चाचा और मेरा के साथ एक और व्यक्ति मिल गया था जिसका नाम था मेपा पवार, और चाचा का एक पुत्र था जिसका नाम था एका। इन चारों ने मिलकर मोकल की हत्या जीलवाड़ा में कर दी थी। जब मोकल जीलवाड़ा कैंप में बैठा हुआ था और अहमद शाह जो गुजरात से आक्रमण करने आ रहा था मेवाड़ पर, उसका इंतज़ार कर रहा था उस टाइम। इतना कल हम पढ़ चुके थे मोकल तक। मोकल के बाद मोकल का बेटा था कुंभा, जो कि उसी युद्ध में साथ था मोकल के, कुंभा। और कुंभा को जब ये बात पता लगी कि पिताजी की हत्या हो चुकी है तो कुंभा उस टाइम वहाँ से भागकर सीधा चित्तौड़ आ जाता है। ये बात हमने कल पढ़ ली थी। मोकल की हत्या हो जाती है, अगला राजा बनता है कौन? कुंभा। अब देखेंगे हम कुंभा के बारे में। इतनी बातें हम कल पढ़ चुके हैं। कुंभा पहुँच गया चित्तौड़, और अब आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है राणा कुंभा या महाराणा कुंभा। राणा कुंभा या महाराणा कुंभा। चलो जी, ये पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले बता दें महाराणा कुंभा का शासनकाल। महाराणा कुंभा का शासनकाल था 1433 से लेकर 1468 तक, लगभग 35 साल इन्होंने शासन किया। कुंभा मेवाड़ का सबसे प्रतापी शासक था, सबसे वीर था। सांस्कृतिक उपलब्धियां भी इनके नाम काफ़ी थी। ये चीज़ें थी महाराणा कुंभा के बारे में। अब मैं बताऊंगा कुंभा की करके एक एक बातें। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी राजनैतिक उपलब्धियों की। राजनैतिक उपलब्धियां, उसके बाद हम बात करेंगे इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां। आज की वीडियो में हम देखेंगे इनकी राजनीतिक उपलब्धियां। नेक्स्ट वीडियो जो आज ही आएगा उसमें देखेंगे सांस्कृतिक उपलब्धियां। राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कुंभा के बारे में बता दूं कि कुंभा का शासनकाल कब था। 1433 से लेकर 1468 तक। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कुंभा के बारे में हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ पढ़नी पड़ेगी क्योंकि कुंभा एक प्रतापी शासक हुआ है। इसके बारे में एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। एग्जाम आया हुआ है कि कुंभा के पिता का क्या नाम है। एग्जाम में सवाल आया कि कुंभा के पिता का क्या नाम है, तो मैं आपको बता दूं कुंभा के पिता का नाम जो हम पढ़ चुके हैं, कल पढ़ रहे थे हम। कुंभा के पिता का नाम था मोकल। अब इनकी माता का नाम भी पढ़ना है तो ध्यान रखें। इनकी माता का नाम था सौभाग्यवती परमार। सौभाग्यवती परमार, ये ध्यान रखने की बातें हैं दोनों, ठीक है। कुंभा चित्तौड़ का शासक बनता है। शासक बनने के बाद जब कुंभा वहाँ से जीलवाड़ा से दौड़कर आता है चित्तौड़गढ़, और आकर अपनी दादी हंसाबाई जो कि मोकल की अम्मा थी, हंसाबाई को वहाँ की सारी जानकारी देता है। हंसाबाई को बताता है कि उन्होंने पिताजी को मार दिया है। हंसाबाई ने पूछा किसने मार दिया, तो उसने बताया चाचा और मेरा ने। चाचा और मेरा मैंने तो कल तुम्हें बताया था। अमीर के बाद जो राजा था छेतर सिंह, उसकी एक पासवान थी या उसकी एक दासी थी, उसके पुत्र थे चाचा और मेरा। ये बात पता लगी हंसाबाई को। हंसाबाई को डर सताने लगा। कुछ दिन पहले ही अब मोकल को मार दिया है तो कहीं कुंभा पर भी अटैक नहीं कर दे, कुंभा को भी नहीं मार दिया। और अगर कुंभा को भी मार दिया तो फिर मेवाड़ को कौन संभालेगा। ये बात हंसाबाई को सताने लगी। हंसाबाई ने क्या किया, अपने भाई हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को फ़ोन किया कि रणमल को कहा कि आप आओ और मेवाड़ को संभालो। उससे पहले रणमल आया था। रणमल मोकल के टाइम आया जब मोकल छोटा था, तो रणमल ही पहला संरक्षक, रणमल इसका मोकल का पहला संरक्षक बना था, ठीक है। अब रणमल वापिस आता है अपनी बहन की बात सुनकर कि चलो ठीक है चलते हैं। मेवाड़ आता है रणमल आता है। रणमल को सारी बातें हंसाबाई बताती है कि देख भाई ये बात हुई है, ऐसे ऐसे युद्ध करने गया था और वहाँ पर चाचा मेरा और मेहपा पवार ने मिलकर इसके मोकल की हत्या
कर दी है। ये बातें रणमल को पता लगती हैं। रणमल अपनी सेना के साथ निकल जाता है चाचा और मेरा से आक्रमण करने। चाचा और मेरा उसे मिलते हैं मालवा के पठारों में। वहाँ जाके वो युद्ध करता है जिसमें चाचा और मेरा मर जाते हैं युद्ध में, और महपा पवार और चाचा का पुत्र था एका, ये दोनों बचकर भाग जाते हैं मालवा जाकर के महमूद खिलजी के पास शरण ले लेते हैं। महमूद खिलजी के पास शरण ले लेते हैं। महपा और एका बच जाते हैं दोनों, ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं अगर मालवा के सरदार ने इनको शरण दे दी तो मालवा से कहीं ना कहीं तो लड़ाई होनी है, पंगा तो होगा ही। अब कुंभा, अब रणमल वापिस आता है, अपनी बहन को बोलता है कि अब मैं जाऊं, मैंने चाचा और मेरा को मार दिया है। लेकिन कहते हैं कि चाय का जला हुआ दूध छाछ से भी डरता है। तो उसने मनसाबाई ने सोची कि अब ये चला जाएगा तो कहीं पीछे से कुंभा पर आक्रमण ना कर दें और कुंभा को ना मार दें। तो वो अपने भाई को कहती है कि आप कुछ दिन अभी यहाँ और रुको। रणबल बोलता है ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। रणबल वहीं रुक जाता है। रणबल मेवाड़ में रहने लगा। रणबल ने धीरे धीरे क्या किया कि अब सभी राठौड़ शासकों को, जो मारवाड़ के राठौड़ शासक थे या रणबल के भाई बंधु थे, उनको एक एक करके सबको मेवाड़ बुलाना शुरू कर दिया। वहाँ से अब सभी राठौड़ शासक मेवाड़ आ गए। मेवाड़ में आने के बाद सभी राठौड़ शासकों को उन्होंने पद दिया। राठौड़ शासकों को, और जो शासक थे मेवाड़ के शासक, उनको सबको धीरे धीरे साइड करने लगा। कहने का मतलब कि रणबल का प्रभाव अब मेवाड़ में बढ़ चुका था। अब मेवाड़ में दो गुट हो गए थे। एक तो राठौड़ गुट, एक तो राठौड़ हो गया था, दूसरा सिसोदिया। ये दो गुट कहाँ थे? ये दो गुट हो गए थे मेवाड़ में। राठौड़ को कौन संभाल रहा था? राठौड़ को संभाल रहा था रणबल राठौड़। राठौड़ को संभाल रहा था रणबल राठौड़, और सिसोदिया को संभाल रहा था राघव देव। राघव देव कौन था? राघव देव राणा चुंडा का भाई था। राणा चुंडा जिसने हंसाबाई ने शक किया तो वहाँ कहाँ चला गया था? वो मालवा के राजा के पास नौकरी कर रहा था। तो राघव देव को ध्यान रखें, ये राणा चुंडा का भाई था। इतना हो गया, ठीक है जी। अब राघव देव इसको बोलता कि रणबल अतिथि थोड़े दिन रुकते हैं, अब आप जा सकते हो, अब हम यहाँ का राज्य संभाल लेंगे। लेकिन रणबल का प्रभाव पड़ चुका था, बढ़ गया था। तो रणबल अब वहाँ का, उसके मन में आ गया था कि मुझे मेवाड़ का शासक बनना है। राघव देव ने 2-4 बार रणबल को कहा कि आप जाओ। तो रणबल को लगा कि अब ये राघव देव मुझे प्रॉब्लम पैदा करेगा। तो इसने क्या किया, रणबल ने राघव देव की हत्या करवा दी। राघव देव की हत्या हो गई, चलो ठीक है। अब बताऊं कि रणबल लगातार जब मेवाड़ में रह रहा था तो उसकी एक फ्रेंड थी या प्रेमिका, जिसको हम कह सकते हैं रणबल की प्रेमिका, जिसका नाम था भारमली। भारमली से बहुत प्रेम करता था रणबल। भारमली दासी थी मेवाड़ की और रणबल की गर्लफ्रेंड थी। अब बात करेंगे भारमली के बारे में। एक दिन क्या हुआ कि रणबल शराब के नशे में था और भारमली के पास जाता है और भारमली को बोलता है कि अब देखना, मैं कुछ दिन में कुंभा की हत्या कर दूंगा और कुंभा की हत्या करने के बाद मैं यहाँ मेवाड़ का शासक बनूंगा। ये बात भारमली को बुरी लगी। वैसे तो इसका प्रेमी था रणबल, लेकिन ये बात उसको लगा कि ऐसे तो मेरा मेवाड़ या मेरा देश नष्ट हो जाएगा, मेवाड़ में राठौड़ों का शासन हो जाएगा। इस कारण भारमली ने ये सारी बातें बता दी हंसाबाई को। हंसाबाई कौन थी? रणबल की बहन थी हंसाबाई। हंसाबाई को सारी बातें पता लगी तो हंसाबाई को लगा कि भारमली झूठ बोल रही है, जबकि पूरे राज्य में पता था कि रणबल भारमली का प्रेमी है या भारमली रणबल की प्रेमिका है। हंसाबाई को पता लगा, उसने कहा अब भारमली को, तो झूठ बोल रही है, मेरे भाई को यहाँ से भगवाना चाहती है या भगाना चाहती है। भारमली बोलती है अगर मेरी बात में 1% भी अगर झूठ है तो आप मुझे फांसी लगा देना। कुछ बातें हंसाबाई को पता लगी तो हंसाबाई को विश्वास हुआ, अब हंसाबाई को लगा कि शायद रणबल अब कुंभा को भी मार देगा। अब हंसाबाई क्या करे? हंसाबाई फंस गई दुविधा में। हंसाबाई ने क्या किया? हंसाबाई को याद आया राणा चुंडा, जो कहाँ था, जो मालवा में राजा के पास नौकरी कर रहा था। तो हंसाबाई ने क्या किया? चुंडा के पास फ़ोन किया और चुंडा को कहा कि आप तो
यहाँ मेवाड़ आ जाओ और मेवाड़ का शासन संभालो। घर में अपन अब हैं तो मैं आप तो इतने दिन लंबे नाराज़ हो गए, घर में अगर 2 बर्तन रहेंगे तो बजेंगे ज़रूर, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और आप यहाँ आ जाओ। वैसे मैं आपकी सौतेली माँ हूँ, यहाँ पे लोग मुझे वैसे ही बोलते हैं सौतेली माँ थी, आते ही भगा दिया, आप कैसे भी करके आ जाओ। अब राणा चुंडा भी वहाँ परेशान था, नौकरी कर रहा था। चलो बोले ठीक है, कब आना है? बोला आप कल आ जाओ। तो राणा चुंडा अगले दिन मेवाड़ आ जाता है। अब राणा चुंडा मेवाड़ आ गया। मेवाड़ आने के बाद वो सारी हंसाबाई सारी बातें बताती हैं कि आपके भाई राघव देव को रणबल ने यहाँ मार दिया है। इतनी बातें राणा चुंडा ने सुनने के बाद अब उनका प्लान हुआ कि जैसे रणमल कुंभा को मारेगा उससे पहले ही हम रणमल को मार देंगे। ये बातें चल रही थी सब। लेकिन रणमल एक 7.5 फुट का आदमी, लगभग 1.5 क्विंटल वजन का आदमी था, तो उसके पास जाने से लोग डरते थे कि इसको मारेगा कौन, अब किसकी मदद लें। चुंडा को था कि रणमल को मारना, लेकिन मारे कैसे। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने भारमली को कहा, भारमली तेरे से एक काम है, लास्ट काम है, ये तुझे करना पड़ेगा। अब रणमली, वो जो भारमली दासी थी, उसने कहा कि वैसे तो वो मेरा प्रेमी है, लेकिन मैं अपने देश के लिए कुछ भी करूँगी। अपना उसका देश था मेवाड़ देश। भारमली ने कहा कि ठीक है, आज जैसे ही रणमल आए तो तुझे उसे नशे में टल्ली कर देना है, फुल कर देना है, और ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको मार देंगे। तो जैसे ही रणमल आया तो रणमल ने आते ही भारमली को कहा कि खाना लगाओ। भारमली ने कहा खाना तो आप रोज़ ही खाते हैं, बाहर पी के आते हो, कभी हमारे साथ भी बैठकर पियो। तो रणमल बोला ठीक है, अब इतना कभी दिखी नहीं पहले रोमांटिक, आज दिख रही है, चलो कुछ ना कुछ बात है, पिलाओ एक पैक। एक पैक भारमली देती है, दूसरा पैक देती है, तो बोलता खाना लगा। बोल नहीं, आज तो कम से कम आज तो पीनी ही है, आज खाना नहीं है। एक बोतल बैठे बैठे पी लेते हैं, लेकिन जैसे ही रणमल का शरीर था उस हिसाब से उसके एक बोतल कोई असर नहीं कर रही थी। 1 बोतल पी, 2 बोतल पी, 3 बोतल पी, रणमल में ऐसी अवस्था आ गई लास्ट में कि अचेत अवस्था में हो गया और अपनी चारपाई पर अचेत अवस्था में सो गया। सबको पता लगा चुंडा को हाँ अचेत है, चलो अब हमला करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो चारपाई पर लेट रहा था उसको रस्सी से बांध देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं, और एक व्यक्ति आता है और उसके चाकू लेकर आता है, छाती पर वार करता है। कहा जाता है कि रणमल इतना शक्तिशाली था कि उस चारपाई पे बंधा हुआ भी जो व्यक्ति उसकी छाती पर अटैक कर रहा था, आक्रमण कर रहा था, उसको उसने उठा के दीवार के ऊपर फेंक कर उसको मार दिया था। उसके बाद लेकिन वो इतने ज़्यादा लोग थे, किसी ने तलवार चलाई, किसी ने भाले चलाए, और वहीं रणमल की हत्या कर दी। ये बात है लगभग 1438 ईस्वी, 1438 ईस्वी में रणमल की हत्या हो जाती है। अब वहाँ के एक संगीतकार थे, उनको पता लगा कि रणमल मारा गया। और अब मेवाड़ के शासकों का क्या था कि जैसे अब राठौड़, जितने भी राठौड़ यहाँ शासक है, सबको अपन एक एक करके मारेंगे। रणमल का बेटा था जोधा, रणमल का बेटा था जोधा, और जोधा ने क्या किया, अब उनको लगा मेवाड़ के शासकों को अब जोधा को भी मारे। तो जोधा की ओर जैसे बढ़ते हैं तो एक संगीतकार था जिसने एक कहावत लिखी है, या कहावत बोली, जो मारवाड़ी लैंग्वेज बोली, जो जोधा को समझ में आ जाए कि जोधा भाग सके तो भाग, तेरो रणमल मारो गयो, कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मारो गयो। ये बात जोधा ने सुनी और जोधा ने अपनी दोनों चप्पलें हाथ में ली और वहाँ से 9-2-11 हो गया। अब चलो, अब इसकी मेवाड़ की सेना राणा चुंडा पीछे पीछे चल रहा था। बोल चल कहाँ जाएगा तू, जहाँ भी जाएगा वहीं मारेंगे। तो उसने क्या किया, अब वो सेना उसकी दौड़ गई, हाथ नहीं आई। तो राणा चुंडा ने कहा कि ठीक है चलो, जोधा भग गया है, लेकिन अपने को इसकी जो जगह है, इसका ठिकाना है, उस पर अधिकार करना है। अब राणा चुंडा में मारवाड़ की जो राजधानी थी मंडोर, जोधपुर में, वहाँ पर कब्जा कर लेता है। मंडोर पर कब्जा किसने कर लिया, राणा चुंडा ने, या हम कह सकते हैं मेवाड़ के सिसोदिया वंश ने। अब ठीक, अब जोधा को लगा कि मंडोर पर अधिकार, तो अब अपना घर तो छुड़वाना पड़ेगा कहीं कैसे ना कैसे करके। तो अपने घर को छुड़वाने के लिए अपनी सेना इकट्ठी करता है और लड़ने जाता चुंडा से, और बार बार पिट के आ रहा था। काफ़ी बार कोशिश करी उसने, लेकिन वो मंडोर को नहीं जीत पाया। एक टाइम की बात है, सन 1448 या 49 की बात है, उसमें मंडोर पर अधिकार करने जाता है जोधा जैसे ही अधिकार करने पहुंचा जोधा, तो इतना चुंडा से युद्ध करने के बाद इतना घायल हो गया था कि वहाँ से जब वो भाग रहा था अपने घोड़े पर जैसे बैठकर वो भाग रहा था,
चलो कहाँ गया था मंडोर? मंडोर राजधानी कहाँ की थी? मारवाड़ की, और चुंडा मंडोर को जीत लेता है। इतनी बात हो गई थी। लास्ट टाइम जब बार बार जोधा युद्ध करने आता और चुंडा से हार कर चला जाता। एक बार हुआ क्या कि जोधा इतनी बुरी तरीके से हार चुका था कि मैं अपने घोड़े पर बैठकर वापस बीकानेर की साइड जहाँ वो शुरू में गया था, उस गाँव का नाम था काहुनी, वहाँ जा रहा था। और रास्ते में मुझे इतनी ज़ोर से प्यास लगी तो उसे लग रहा था कि अगर पानी भी नहीं मिलेगा तो मैं अब मर जाऊंगा। घोड़ा चल रहा था, घोड़ा दौड़ रहा था। लास्ट टाइम मुझे दूर एक किसान की ढाणी दिखाई दी, वहाँ वो पहुँच जाता है और वहाँ पर पहुँचने से पहले, उसके कुछ दूरी पहले ही वो अचेत हो जाता है या बेहोश की अवस्था में आ जाता है और घोड़े से नीचे गिर जाता है। लेकिन घोड़ा उसका समझदार था, उस घर के पास जाता है, जाके खड़ा हो जाता है। उस घर में से एक औरत निकलती है, उसका हस्बैंड था नहीं। औरत निकलती है, देखती है घोड़े के पसीना आ रहा है, क्या बात है, तो उसको पता जैसे कुछ भी तरीके से उसको पता लग जाता है कि ऐसे ऐसे कोई युद्ध से लड़के आया है, जो भी है बेहोश अवस्था में है। वो जाती है, पानी पिलाती है, सारी बातें। हाँ, उसको होश आता है। फिर वो जैसे होश आता है तो जोधा बोलता है ठीक है धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ, आपने मेरी मदद की, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। इतनी बातें हो चुकी थी। लेकिन मारवाड़ में है रीति रिवाज थी कि कोई भी घर पे आया हुआ आदमी बिना खाना खाए हुए नहीं जाएगा। तो वो बोलती है कि आप यहाँ पर खाना खाकर जाओ। इतनी बातें हो गई। उसके बाद अब मारवाड़ का प्रसिद्ध व्यंजन क्या था? खिचड़ी। खिचड़ी नहीं, खिचड़ा समझो, खिचड़ा। खिचड़ा था, खिचड़ा बनाया उस महिला ने और जोधा के सामने थाली में परोस दिया, जिसके बीच में उसने घी डाल दिया था खिचड़ा में। अब जोधा जैसे ही खाने लगा तो उसने सबसे पहले घी में हाथ डाला और उसका हाथ जल गया। जलते ही वो जैसे महिला बोली कि तुम भी जोधा की तरह मूर्ख हो। अब जोधा की एकदम से पता लगा कि मेरे को मूर्ख बोल रही है, जब तक कि उस महिला को पता नहीं था कि ये ही जोधा है। वो पूछता है कि जोधा कैसे बेवकूफ़ है, कैसे मूर्ख है? बोले जोधा इसलिए मूर्ख है कि वो सीधा जाता है राजधानी पर अटैक करता है। ऐसे थोड़ी उसको राजधानी मिलेगी। राजधानी मिलेगी तो पहले उसको साइड से जाना पड़ेगा, 2 गांव में जाए, 4 गांव को अपने कब्जे में करे, उसके बाद धीरे धीरे वो राजधानी तक पहुँचे। इतनी बात उसको समझ में आई। एक तो उसको क्या 2 बातें जोधा वहाँ से सीखता है। एक तो खिचड़ा खाना सीख लेता है पहली बात, और दूसरी बात कि वो युद्ध करने का तरीका सीख जाता है या राजधानी को पाने का तरीका सीख जाता है। ये बात थी जोधा की। अब हुआ क्या, 1453 ईस्वी में जोधा वहाँ से निकलता है और अपनी बुआ जी हंसाबाई इसकी बुआ थी और कुंभा की क्या थी? दादी। हंसाबाई को मैसेज करता है कि बुआ जी, जो गलती करी पिताजी ने करी, इसकी सज़ा मुझे क्यों? और मुझे भी तो, मेरे को 15 साल मेरे राज्य से भटकते हुए हो गई है, कम से कम मुझे मेरा राज्य दे दीजिए। क्योंकि 1438 में लगभग रणबल की हत्या हुई थी, उसी टाइम से जोधा बाहर ही घूम रहा था। 1453 में हंसाबाई फिर बात करती है राणा चुंडा से कि अब उसको उसका घर दे दिया जाए या उसका शासन दे दिया जाए। तो हंसाबाई जोधा और कुंभा के बीच में एक संधि करवाती है, जिस संधि का नाम होता है आवल बावल की संधि या आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि ये होती है 1453 में। एग्जाम में आता है आवल बावल की संधि कब हुई, किसके मध्य हुई या किसने करवाई। तो ध्यान रखें 1453 ईस्वी में हुई थी, जोधा और कुंभा के बीच हुई थी और हंसाबाई ने करवाई थी। इतनी बात। अब इसके बाद हुआ क्या, आवल बावल की संधि में आप देख सुनो, इन्होंने क्या किया, फिर संधि के कुछ ना कुछ तो नियम उद्देश्य तो होंगे। तो इन्होंने किया कि एक सीमा बांट दी इन्होंने कि मेवाड़ इस साइड, मारवाड़ इस साइड। तो वो जो जगह थी सीमा की वो थी पाली में। इधर एक साइड मेवाड़ हो जाएगा, एक साइड मारवाड़। देखो मेवाड़ में जो होगा, उस जहाँ मेवाड़ की जगह वो थी जहाँ हरा भरा रहेगा, जहाँ आंवले की तरह खेती रहेगी, वो तो मेवाड़। और जहाँ सूखा रहेगा या बावल या बबूल की तरह सूखे पेड़ रहेंगे वो बावल। इस कारण संधि का नाम पड़ा था आवल और बावल। हरा भरा जहाँ रहेगा वो आवल और जहाँ सूखा था वो बावल। ये संधि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच हुई। और इसी के साथ जोधा ने अपनी बेटी जिसका नाम था श्रृंगार देवी, इसकी शादी करवा दी रायमल से। रायमल था कुंभा का बेटा। रायमल कौन था? कुंभा का बेटा। तो श्रृंगार देवी और रायमल की शादी होती है और मेवाड़ और मारवाड़ दोनों के रिश्ते में सुधार आता है। ये बातें थी किसकी? आवल बावल की संधि के बारे में। इतनी बातें हो गई। अब सुनो, अब एक बात करेंगे अपन सारंगपुर युद्ध की।
सारंगपुर युद्ध। पहले बता दूं, सारंगपुर जो युद्ध था, सारंगपुर युद्ध हुआ था किसके बीच? महमूद खिलजी और कुंभा के बीच वर्सेज कुंभा। सुनो बात, सारंगपुर का युद्ध क्यों हुआ आपको मैं बता दूं। सारंगपुर का युद्ध इसलिए हुआ कि महमूद जो कुंभा के जो पिताजी थे मोकल, उसकी हत्या करी थी चाचा और मीरा ने, और उनके साथ थे महपा पवार और एक्का था कौन? चाचा का बेटा। इन दोनों को शरण दे दी थी महमूद खिलजी ने। कुंभा ने उन्हें खिलजी के पास फ़ोन किया, खिलजी को संदेश पहुंचाया कि तुम जो मेरे पिताजी के तुम्हारे पास जो दुश्मन है या जो हत्यारे हैं उनको तुम वहाँ से छोड़ो, उनको मत रखो। तो महमूद खिलजी ने मना कर दिया। इसका एक कारण और भी है कि महमूद खिलजी का एक विद्रोही था जिसका नाम था उमर खां, उसको कुंभा ने पहले शरण दी थी। तो दोनों के बीच आपसी रंजिश थी। इस कारण से महमूद खिलजी ने महपा पवार और एक्का को भी छोड़ा नहीं था। इस कारण कुंभा ने उनको बोला कि देखो उसके चक्कर में तुम्हारे साथ कहीं लड़ाई लड़नी पड़े। तो महमूद खिलजी ने कहा कि हम डरते नहीं हैं, लड़ेंगे तुमसे। तो कुंभा और महमूद खिलजी के बीच एक युद्ध होता है सन 1437 में, जिसे हम बोलते हैं सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध हुआ जिसमें कुंभा जीत जाता है। कुंभा जीत गया। अब कुंभा जीत गया तो उन्होंने इस जीत की याद में एक स्तंभ का निर्माण करवाया जिसका नाम था विजय स्तंभ। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। 1437 में सारंगपुर युद्ध या जिसको बोलते हैं मालवा का युद्ध, उसके विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का। इतनी बात हो गई। अब सुनो दूसरी बात। इसमें महमूद खिलजी हार जाता है। अब हारा हुआ तो गुस्सा आता ही रहेगा, लेकिन बीच में एक बात सुनो। नागौर की अपन बात कर रहे थे कि नागौर के एक राजा थे फिरोज खां। कल अपन ने मोकल में पढ़ा था फिरोज खां के बारे में। नागौर के राजा फिरोज खां को मोकल ने हराया था। फिरोज खां का बेटा था शम्स खां, और फिरोज खां का भाई था एक मुजाहिद खां। ओके, अभी बात करेंगे। फिरोज खां जैसे ही मोकल फिरोज खां को मार देता है तो शम्स खां वहाँ का राजा बनता है। लेकिन मुजाहिद खां जो इसका शम्स खां का चाचा था और फिरोज खां का भाई था, वो वहाँ का राजा बनना चाह रहा था और राजा नहीं बनता है। तो शम्स खां को हरा देता है, युद्ध लड़ता है शम्स खां से, शम्स खां को हराकर नागौर का राजा बन जाता है। ये बात। अब शम्स खां हट गया राज्य से हटने के बाद शम्स खां ने क्या किया? सीधा वो गया किसके पास? कुंभा के पास, कि कुंभा ऐसे ऐसे मेरे पिताजी की जगह मैं राजा बना था और मेरे अंक चाचा जी ने मुझे वहाँ से भगा दिया है। शम्स खां की मदद करते हैं कुंभा और वापस नागौर का राजा किसको बना देते हैं? वापस राजा बना दिया शम्स खां को। अब और शम्स खां को कहा कि तुम टाइम पर कर पहुँचाते रहो और तुम्हें यहाँ से कोई नहीं हटा सकता है। इतनी बातें हो गई थी, ठीक है। अभी शम्स खां ने क्या किया? कुछ दिन तो कर दिया, उसके बाद मना कर दिया और नागौर के किलों का जीर्णोद्धार या नागौर के किलों की उसने मरम्मत करवा दी। अब कुंभा को लगा कि यार कर नहीं आ रहा है, तो कुंभा के साथ क्या किया उसने? कुंभा ने वापस अपनी सेना भेजी और शम्स खां को वहाँ से भगा दिया। अब शम्स खां क्या करे? शम्स खां भागकर जाता है गुजरात, और गुजरात के उस टाइम शासक थे कुतुबुद्दीन शाह ने क्या किया? बोला, शम्स खां ने बताया कि हम भाई मुस्लिम भाई हैं और ऐसे राजस्थान में क्या बोलते हैं कुंभा ने मुझे भगा दिया। इतनी बातें हो गई। उसके बाद हुआ क्या? कुतुबुद्दीन शाह वापस आता है किससे लड़ने? कुंभा से लड़ने, और हार जाता है। तो बात करें कुंभा ने किस किस को हरा दिया? सारंगपुर युद्ध में महमूद खिलजी को हरा दिया। उसके बाद कुतुबुद्दीन शाह को भी हरा दिया। ये बात किसको पता लगी? ये बात पता लगी महमूद खिलजी को कि कुंभा ने कुतुबुद्दीन शाह को हरा दिया है जो गुजरात के शासक है। तो कुंभा किससे मिलता है? महमूद खिलजी मिलने जाता है किससे? कुतुबुद्दीन शाह के, क्योंकि दुश्मन हो गया कुंभा, दोनों दुश्मन कुंभा के। तो दुश्मन तो मित्र हो गया या भाई हो गया, तो दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिलकर के संधि कर लेते हैं। दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद कहते हैं भाई हम दोनों मिलकर अब कुंभा को हरा देंगे। और कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी के बीच एक संधि होती है। कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी के बीच एक संधि होती है। उस संधि का नाम होता है चंपानेर की संधि।
इतनी बातें हो गई। चंपा ये हुई थी सन 1456 में। किस किस के बीच? कुतुबुद्दीन शाह जो गुजरात का शासक था, महमूद खिलजी जो मालवा का शासक था, दोनों को कुंभा ने हरा रखा था। इस कारण से दोनों के बीच संधि हुई किसकी? चंपानेर की संधि सन 1456 में। सन 1456 में। ओके, उसके बाद बात करें 1456 में संधि हो जाती है। दोनों युद्ध, अब ये एक साल बाद सन 1457 में दोनों मिलकर के युद्ध लड़ने आते हैं कुंभा से। जो जगह पड़ती है बदनौर, बदनौर पड़ती है भीलवाड़ा में। बदनौर कहाँ पड़ती है? भीलवाड़ा में। बदनौर दोनों आते हैं, बदनौर में युद्ध करते हैं कुंभा से। कुंभा इन दोनों को भी हरा देता है। कुतुबुद्दीन शाह भी हार जाता है और महमूद खिलजी भी हार जाता है और कुंभा यहाँ पे फिर विजय होता है। ये थी बदनौर, ये था बदनौर का युद्ध जो कब हुआ था? सन 1457 में। 1456 में हुई संधि, एक साल बाद युद्ध हुआ बदनौर का युद्ध 1457 में। ये भी कुंभा जीत लेता है। उसके बाद हम बात करेंगे कुंभा की एक और उपलब्धि, सिरोही विजय। अभी मैंने तुम्हें बताया कि कुतुबुद्दीन शाह शम्स खां के कहने पर युद्ध लड़ने आता है कुंभा से। तो वो आता कहाँ से है? गुजरात की साइड से आता है, तो सिरोही मिलेगा रास्ते में। और उस टाइम सिरोही का था जो राजा था, उसका नाम था सहसमल देवड़ा। सहसमल देवड़ा, सहसमल देवड़ा था। तो उसने सिरोही में कुतुबुद्दीन शाह से मुलाकात करी। बोले बता भाई क्या हुआ? वो बताता है कि वो कुतुबुद्दीन शाह कहता है कि मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। कुतुबुद्दीन शाह बोलता है कि मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ कुंभा से, तुम किसकी मदद करोगे? तो वो ऑप्शन बोलता है कि मैं तो आपकी मदद करूँगा, क्योंकि जो कुंभा है उसने मेरा भी क्षेत्र दबा रखा है। तो सहसमल देवड़ा उसको रास्ते में उसको सहायता देता है या मिलता है उससे। तो ये बात पता किसको लगती है बाद में? जब ये बात कुंभा को पता लगती है, कुंभा पूछता है हाँ भाई, रास्ते में जब कुतुबुद्दीन शाह आ रहा था चाय नाश्ता किसने करवाया रास्ते में? तो पता लगा कि सहसमल देवड़ा ने उसे चाय नाश्ता करवाया था। चाय नाश्ता करवाया था। तो कुंभा अपनी सेना भेजता है। कुंभा अपनी सेना भेजकर सहसमल देवड़ा को युद्ध में हराता है या उसको मरवा देता है। ये तो ये सिरोही भी जीत लेता है। उसके बाद बात करते हैं, जब इन्होंने चंपानेर की संधि करी थी तो महमूद खिलजी खुद नहीं गया था उस संधि करने। संधि में करने गया था इसका एक सेनापति जिसका नाम था ताज खां। ठीक है, ये पूरी बातें थी महाराणा कुंभा की राजनैतिक उपलब्धियां। अभी हम बात करेंगे महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।